AK-47 की एक गोली ना 75 रुपए की आती है। जेलेंस्की भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो वाला सीन था। बस यहाँ पे एक महिंद्रा का प्लांट लगा दो, फिर देखो महिंद्रा की गाड़ियां कैसे बिकती हैं। हमारी बोलेरो, हमारी थार, हमारी स्कॉर्पियो है ना, कोहराम मचा देगी, कोहराम रशियन मार्केट में। चाइनीज कचरा खरीद रहे हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि मजबूरी है, बड़ी गाड़ी चाहिए और है नहीं कोई। एक्चुअल रीजन बताता हूँ कि क्यों रूस यूक्रेन जंग हुई। इनके लीडर सारे के सारे चोर हैं, करप्ट हैं, अपना पैसा निकालते हैं और जाके लंदन में दबा देते हैं पैसा। अमेरिका देता है जी $500 मिलियन हमने यूक्रेन को दे दिए। अब वो $500 मिलियन किसके हैं? बाइडेन अपने बैंक अकाउंट से थोड़ी यूपीआई कर रहा है उनको पैसे, बाइडेन के बाप के पैसे थोड़ी ना है वो। और जितने भी ये बाकी मैंने आपको देश बताए ना, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कुछ लातविया, एस्तोनिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे जितने भी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है उस शब्द का दनियत्स्क। हिटलर वाला नाजी तो आपको पता है, जो रेसिज्म करते हैं कि जो नाजी नहीं है, जो गोरा नहीं है, लंबे कद का नहीं है, ऊंची नाक वाला नहीं है, आर्यन रेस का नहीं है। जैसे मैं एक बच्चा अगर ग्रेजुएट होकर आया तो मेरे लिए जॉब बिल्कुल तैयार थी, मेरे को सरकार घर भी देती, मेरे को जॉब भी देती, सब कुछ। और रशिया की ना एक खास आदत है, रशियन होते हैं जाट। जो रूस यूक्रेन जंग है ना, रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, उसकी जो इंफॉर्मेशन इंडिया में या बाकी की दुनिया में लोगों को मिली है वो ये मिली है, जैसे कि आप लोग भी यही सोचते होंगे कि रूस यूक्रेन जंग का रीजन है कि पुतिन की खुजली है, मतलब पुतिन को जो है पूरा सोवियत यूनियन जो सारे देश थे वो वापस चाहिए, क्योंकि मीडिया यही दिखाता है। तो ऐसा है नहीं, मैं आपको एक्चुअल रीजन बताता हूँ कि क्यों रूस यूक्रेन जंग हुई और अभी भी चल रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है गाइस कि जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन में 2014 से पहले की जो सरकार थी वो रूस के साथ दोस्ती बनाकर चल रही थी। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जब सोवियत यूनियन के जो 15 देश अलग हुए थे ना, ये सारे देश भाषा के आधार पर अलग हुए थे। जैसे हमारे देश में है ना कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है, केरला में मलयालम चलती है। ऐसे ही यहाँ पर भी था सोवियत यूनियन में कि जॉर्जिया में जॉर्जियन चलती थी, अजरबैजान में अजरबैजानी, कजाकिस्तान में कजाक चलती। अलग अलग भाषाओं के आधार पर अलग अलग स्टेट्स थे सोवियत यूनियन के। तो जब 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हुआ तो ये सारे देश जो है अपनी अपनी भाषाओं के आधार पर इन्होंने अपने आप को अलग अलग रिपब्लिक बना लिया। लेकिन इनके साथ हुआ क्या, इन्होंने नाम के लिए तो अपने आप को क्या दिया, जैसे रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, रशियन फेडरेशन, ये सारे के सारे बने तो गणराज्य ही, यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र आया, सिर्फ नाम नाम का। लेकिन एक्चुअल में आज भी इन सारे देशों में डिक्टेटरशिप टाइप की चीजें हैं। मतलब यहाँ पे आप सरकार नहीं चुन सकते, ना ही आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हो। उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ बेलारूस को। बेलारूस में 1995 में लुकाशेंको नाम का एक व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बनता है, जो आज भी यानी कि 2024 में भी वही बंदा राष्ट्रपति है, जबकि वहां हर 4-5 साल में इलेक्शन होते हैं, वो जीत जाता है। रशियन फेडरेशन में भी ऐसा है, 1999 में व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति बनते हैं और आज 2024 तक भी वही राष्ट्रपति हैं। और जितने भी ये बाकी मैंने आपको देश बताए ना, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कुछ लातविया, एस्तोनिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे जितने भी 15 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान ने तो खुद को बंद ही कर लिया पूरी तरह से। वहाँ पे मतलब नॉर्थ कोरिया वाला सीन है तुर्कमेनिस्तान में, वहाँ पे तो अब राजा वाला सिस्टम है और वो ना अपने लोगों को बाहर जाने देता है ना अंदर किसी को आने देता है, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जैसा सिस्टम बना रखा है। तो इन देशों के साथ हुआ क्या कि ये जितने भी देश थे ना सारे के सारे, इनमें से किसी भी देश ने कोई तरक्की नहीं करी अपने इस 1991 से लेकर आज 2024 तक के करियर में, अगर मैं कहूँ, सिवाय रशिया के। जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ तो सारे देश गरीब हो गए ऑब्वियसली, क्योंकि देश टूट गया, गवर्नमेंट है नहीं, करेंसी है नहीं, सिस्टम है नहीं, सब भसड़ हो चुका था। तो जो यहाँ के लीडर्स थे ना, उन लीडर्स ने क्या किया, लीडर खूब टैक्स तो आ रहा था, पैसा बटोर रहे थे, अब ये सारा पैसा उठा के स्विस बैंक्स में, लंदन में, दुबई में, सिंगापुर में, जैसे हमारे लोग भी करते हैं काला धन। लेकिन हम लोग क्या है, इंडिया, हम लोग बहुत बहुत ज्यादा ही अमीर लोग हैं। हम आज भी सोने की चिड़िया हैं, भले अंग्रेज हमें लूट के ले गए थे, स्टिल हमारे पास छक्क पैसा है। हमारे इतना करप्शन होने के बाद भी हमारे लोग गरीब नहीं है। गरीबी देखनी है ना, यहाँ आके देखोगे आप, मतलब इन देशों में आके देखोगे आप। तो होता क्या है, जो यहाँ के लीडर्स थे वो तो अमीर होते चले गए और वो पैसा जो है यहाँ से उठा के बाहर, जैसे मैंने आपको बताया, सिंगापुर, दुबई, लंदन, इन देशों में दबाते चले गए। लेकिन जो आम जनता है ना,
वो गरीब की गरीब ही रह गई। वो सोवियत यूनियन के टाइम पे फिर भी उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी थी, हालांकि तब वो कम्युनिस्ट पार्टी के गुलाम थे, लेकिन तब एटलीस्ट ये था कि सबको कंपलसरी पढ़ाई करनी पड़ती थी। मतलब हर बच्चे को स्कूल जाना कंपलसरी था ग्रेजुएशन तक, और ग्रेजुएशन होते ही उसके लिए जॉब तैयार होती थी। अगर आपको ये बात समझनी है तो आपको क्या करना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या JNU में रशियन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स हैं, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ के पुराने टीचर्स से मिलो, जो टीचर्स सोवियत यूनियन के टाइम से प्रोफेसर्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, उन टीचर्स से पूछना कि सर या मैम जब सोवियत यूनियन का टाइम होता था तो जॉब्स का क्या सिस्टम था। तो वो टीचर्स आपको बताएंगे कि सोवियत यूनियन के टाइम पे कोई भी बच्चा, जैसे मैं एक बच्चा अगर ग्रेजुएट होकर आया तो मेरे लिए जॉब बिल्कुल तैयार थी, मेरे को सरकार घर भी देती, मेरे को जॉब भी देती, सब कुछ मेरे लिए सिस्टमेटिक बना हुआ था। हालांकि मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, मतलब कम्युनिस्ट वाला सिस्टम था, सोशलिज्म था। एनीवेज, रूस यूक्रेन जंग का मैं आपको एक बेसिक रीजन समझा रहा हूँ कि जंग क्यों हुई, इसलिए मैं आपको सोवियत यूनियन का थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, 2014 तक जो सरकार थी ना यूक्रेन में, वो रूस के साथ दोस्ती बनाकर चल रही थी। जैसे उदाहरण के लिए बांग्लादेश अभी तक हमारा दोस्त था जब तक शेख हसीना की सरकार थी। जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी, वहाँ पे अमेरिका और चाइना के समर्थन वाली सरकार आ गई, अब वो हमारे पे चीखने लगे हैं, मतलब मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। मालदीव के साथ जैसा हुआ, मालदीव की पुरानी सरकार हमारी दोस्त थी, नई सरकार वो आया, वो दाढ़ी वाला प्रेसिडेंट क्या है वो हमारे पे चीखने लगा। तो ऐसा ही यूक्रेन ने भी किया। यूक्रेन में जो 2014 के बाद की सरकार बनती है वो रूस के खिलाफ हो जाती है एकदम से। अब रूस का क्या सीन था, जो रूस और यूक्रेन का बॉर्डर डिफाइन हुआ था ना, वो लैंग्वेज के आधार पर डिफाइन हुआ था। अब लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे हमारा अमृतसर है और पाकिस्तान का लाहौर है, दोनों शहरों में सेम भाषा चलती है, पंजाबी, तो दोनों के रिश्तेदार बॉर्डर के आर पार रहते हैं। ऐसे ही जो यूक्रेन के ये 3 पार्ट थे, जैसे क्रीमिया, साउथ में ब्लैक सी के पास क्रीमिया नाम का एक रीजन है, आपको पता होगा 2014 में रशिया ने एनेक्सेशन कर लिया क्रीमिया का। तो क्रीमिया, दनियत्स्क और लुहांस्क। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये 2 शब्द है ना, दनियत्स्क और लुहांस्क, आपने इंडियन मीडिया में, स्पेशली आज तक में, जी न्यूज में, आज तक वाले तो यूक्रेन भी गए थे जंग के टाइम पे, उनको अभी तक इस सही नाम का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता। वो दनियस या दनेत्स्क ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, वो नहीं है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है उस शब्द का दनियत्स्क, ये उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, जो सही प्रोनाउंसिएशन है। तो दनियत्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया, इन 3 क्षेत्रों में, मतलब स्टेट कहूंगा मैं यूक्रेन के, इन राज्यों में रूसी भाषी लोग रहते थे। मतलब जो लोग रशियन लैंग्वेज, रशियन कल्चर, और जिनके रिश्तेदार भी रशिया में रहते थे, तो वो रशियन लोग रहते थे बेसिकली, यूक्रेनियन लोग नहीं रहते थे, कम रहते थे। तो यूक्रेन में जो 2014 के बाद की सरकार बनती है ना, वो नियो नाजी सरकार थी। नियो नाजी सरकार इन द सेंस, हिटलर वाला नाजी तो आपको पता है, जो रेसिज्म करते हैं कि जो नाजी नहीं है, जो गोरा नहीं है, लंबे कद का नहीं है, ऊंची नाक वाला नहीं है, आर्यन रेस का नहीं है, या यहूदी है उन्हें मार दो, मतलब वो वाली सोच के लोग, उस मेंटालिटी के लोग सरकार में आ जाते हैं 2014 के बाद। और अब वो क्या करने लगते हैं, रशियन भाषा के लोगों के साथ भेदभाव करने लगते हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती अपना कल्चर थोपने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं कि किसी साउथ इंडियन बच्चे को, मतलब मैं किसी तमिल बच्चे को जबरदस्ती बोलूं कि तू पंजाबी भाषा बोल, तो वो बच्चा नहीं बोल पाएगा ना, उसको प्रॉब्लम होगी। ऐसा ही रशियन बच्चों के साथ होने लगा। रशियन बच्चे जब उन स्कूलों में जाते थे, तो चूंकि वो बचपन से रशियन लैंग्वेज बोलते आ रहे हैं, उनके घर में रशियन भाषा चलती है, उनकी मदर लैंग्वेज रशियन है, उनको जबरदस्ती यूक्रेनियन और इंग्लिश उनके ऊपर थोपी जाने लगी। उन्होंने इसका विरोध किया। अब विरोध में क्या किया, उन्होंने रशिया से मदद मांगी। रशिया से कहा कि भैया हमारी भाषा को दबाया जा रहा है, हमारे लोगों को नौकरी पे नहीं रखता कोई, हमारे सात भेदभाव किया जाता है, तो कुछ करो। तो रूसी सरकार ने क्या किया, रूसी सरकार ने यूक्रेन की सरकार को समझाया कि भैया देखो, तुम डेमोक्रेसी हो, भले ही डॉक्यूमेंट्स में सही, लेकिन हो डेमोक्रेसी, हमारे लोगों को दबाओ मत, उन्हें अपनी लैंग्वेज बोलने दो, उन्हें अपना कल्चर फॉलो करने दो, उन्हें अपने त्योहार मनाने दो। रूसी लोगों को दबाने लगी यूक्रेन की सरकार, जबरदस्ती उनको जॉब से निकाल दिया, उनके बच्चों को जबरदस्ती रशियन भाषा नहीं पढ़ने दे रहे, उनको बोलने नहीं दे रहे रशियन लैंग्वेज। तो रशिया की सरकार ने क्या किया, यूक्रेन के क्रीमिया नाम के राज्य में एक तरह से वोटिंग करवाई, और वोटिंग में उनसे पूछा कि क्या आप रूस का पार्ट बनना चाहते हो या आप यूक्रेन का पार्ट रहना चाहते हो। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे देश गरीब भूखे नंगे देश हैं,
इन देशों के पास पैसा तो है नहीं, नौकरियां हैं नहीं। ये कहने के लिए भले यूक्रेनियन होते हैं, लेकिन ये काम करने, नौकरी ढूंढने, जॉब करने, ये सारे के सारे रशिया आते हैं। क्योंकि इन सारे 15 देशों में जो सोवियत यूनियन के अलग देश हुए थे, इन सब में सिर्फ रशिया ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे थोड़ी सी नौकरियां हैं, जहाँ पे काम धंधा है, जहाँ पे मतलब अच्छा लाइफस्टाइल आप अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी ये सारे देश गरीब भूखे नंगे देश है, कोई औकात नहीं है इन देशों की, ना इन देशों में नौकरियां हैं, ना काम है, ना कुछ है। ये सब के सब रशिया भागते हैं जॉब करने के लिए। तो होता क्या है कि क्रीमिया के लोग वोटिंग करते हैं और 85% वोट मिलता है कि हम रूस का पार्ट बनना चाहते हैं। तो जब 85% लोग कह देते हैं कि हम तो रशिया का पार्ट बनेंगे, तो रशियन सरकार क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लेती है रशिया में। सारे क्रीमिया के नागरिकों को रशियन सिटीजनशिप दे दी जाती है, रशियन पासपोर्ट दे दिया जाता है। अब सारे क्रीमिया के नागरिक जो हैं रशियन हो जाते हैं, रूसी हो जाते हैं। ऐसा होने से रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद था वो खुलकर सामने आ गया पूरी दुनिया के सामने और बढ़ गया। अमेरिका ने, वेस्ट ने और सैंक्शंस लगाए रूस के ऊपर। खैर रूस को फर्क नहीं पड़ता सैंक्शन से, क्योंकि रूस के पास सब कुछ अपना है, तेल अपना है, पानी अपना है, मिलिट्री अपनी है, सब कुछ अपना है, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जनता को तो फर्क पड़ता ही है ऑफ कोर्स। उसके बाद क्या होता है, 2019 में दोबारा इलेक्शन होते हैं, 18 या 19 में, मैं करेक्ट कर लेना आप इंटरनेट पे चेक करके। जब ये बंदा जो ये कॉमेडियन है ना, क्या नाम है इसका, जेलेंस्की जो है वहाँ का राष्ट्रपति बनता है। अब जेलेंस्की क्या है, जेलेंस्की कंप्लीटली वेस्टर्न सोच का बंदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न सोच गलत है, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सच आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल रीजन है, जो भारतीय मीडिया हमें नहीं दिखाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है सालों को, वो रिसर्च ही नहीं करते। उनको जो वहाँ से दूसरे कंट्रीज के न्यूज़ चैनल से मिला, अल जजीरा से मिला, BBC से मिला, कॉपी पेस्ट मारा, अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया और चिपका दिया। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। आप रूस आओ, आप यूक्रेन आओ, मेरे एनीवेज। तो होता क्या है कि जो ये जेलेंस्की है ना, जेलेंस्की को वेस्ट अमेरिका जो है फूक पे चढ़ाता है खूब कि तुम उंगली करो, उंगली करो, उंगली करो। रूसी सरकार इसको समझाती है कि भाई देख, हम भाई भाई हैं, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे मालदीव्स है, मालदीव हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और हम पे ही चौड़ा हो रहा है। यही सीन यूक्रेन के साथ था कि तुम साला नौकरी करने हमारे पास आते हो, तुम खाना मांगने हमारे पास आते हो, रूस के पास आते हो, आई मीन, और तुम हम पे ही चौड़े हो रहे हो आज की तारीख में। और रशिया की ना एक खास आदत है, रशियन होते हैं जाट। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, रशियन मतलब जाट। जाट की यारी ऐसी होती है कि जाट अगर आपका यार है ना, आपका दोस्त है, तो अच्छे वक्त में आपके साथ खड़ा हो ना हो, बुरे वक्त में आपके साथ जरूर खड़ा होगा आपसे आगे। जैसे उदाहरण के लिए हमारी 71 की जंग में हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे के सारे हमारे सामने खड़े हो गए थे पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ ये रूस था, यानी कि उस टाइम का सोवियत यूनियन, जो बड़े भाई की तरह हमारे आगे, हमारे सामने, अमेरिका के सामने सीना तान के खड़ा हो गया था कि पहले हमसे बात करो, फिर हमारे दोस्त इंडिया से बात करना। तो मैंने आपको बताया ना, रूस अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। रूसी होते हैं जाट, मतलब जाट की यारी और हत्ती की सवारी, वो वाला सिस्टम है। तो रूस ने इनको समझाया कि भैया ऐसा करो, हमारे बंदों को मत दबाओ, और ये अपना नाज़ी वाला जो सिस्टम है ना, ये मत करो। तुम रेसिज्म नहीं कर सकते, और हमारे बंदों के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वो माने नहीं, उन्होंने और दबाना शुरू कर दिया। वहाँ पे सरकारें बदल दी और न जाने क्या क्या चेंजेस लाने शुरू कर दिए कि रशियन भाषा पे बैन लगा दिया, रशियन कल्चर पे बैन लगा दिया, इवन रशियन त्योहार मनाने बंद कर दिए, रशियन त्योहारों पर बैन लगा दिया, रशियन खाना आना था वो इंपोर्ट करना बंद कर दिया। बहुत परेशान कर दिया दोनेत्स्क और लुहांस्क के लोगों को। अब रशियन सरकार ने क्या किया, रशियन सरकार ने इनडायरेक्टली, क्योंकि भाई जब जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ होती है, इनडायरेक्टली वहाँ पर 2 अलग अलग रिपब्लिक बनवा दी, वहाँ के लोगों से विद्रोह करवा के। जिन 2 रिपब्लिक्स का नाम है LPR, यानी कि लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, मैंने आपको 1-2 बार नंबर प्लेट भी दिखाई है LPR वाली गाड़ियों की, और DPR यानी कि दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक। ये 2 अलग अलग देश बना दिए। इन दोनों देशों को किसी ने मान्यता नहीं दी सिवाय रूस के, और रूस की मान्यता इनफ है, इन्हें किसी और की जरूरत है भी नहीं। रूस अपने आप में ऐसी चीज़ है कि जहाँ जिसके, मैंने कहा ना जाट, जिसका दोस्त जाट है ना, उसे किसी और की जरूरत है ही नहीं। जाट दोस्ती बहुत होती है। तो होता क्या है कि ये 2 अलग अलग देश बन जाते हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क। लेकिन अमेरिका में ना जो वेपन्स इंडस्ट्री है ना, हथियारों की इंडस्ट्री है, जैसे आपने वो देखी आयरन मैन वाली मूवी, उसमें टोनी स्टार्क होता है,
वो बोलते हैं हमारा हथियारों का बिजनेस है, तो वो भले मूवी में, लेकिन एक्चुअल में भी अमेरिका की जो वेपन्स इंडस्ट्री है ना, उसका सरकार पर बहुत बड़ा असर है। जैसे इंडिया में अदानी और अंबानी का बहुत बड़ा असर है ना सरकार पर, जैसे आज की तारीख में जियो ने सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर बंद करवा दिए, ऐसे ही अमेरिका में जो हथियारों की इंडस्ट्री है ना, उसका अमेरिकी सरकार पर बहुत इफेक्ट रहता है। तो उन्हें कहीं ना कहीं हर समय जंग चाहिए। अगर जंग नहीं हो रही होगी तो हथियार नहीं बिकेंगे, हथियार नहीं बिकेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो ये बेसिकली बिजनेस है, ये कोई जंग का तो सिर्फ नाम है, बेसिकली धंधा है। तो अमेरिकियों ने जो है जेलेंस्की को फूक पे चढ़ाया कि बेटा तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। जेलेंस्की भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो वाला सीन था। तो जेलेंस्की ने जो है रूस को उंगली करनी शुरू करी। जेलेंस्की ने क्या किया, उसने बोला जी हम तो नेटो का सदस्य बनेंगे। बेसिकली नेटो को बनाया गया था कोल्ड वॉर के समय रूस के खिलाफ, यानी कि सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़े होने के लिए। क्योंकि मैं सच बताऊं तो रूस से अकेले कोई नहीं लड़ सकता। रूस ऐसा देश है जिसने नेपोलियन को हराया है, जिसने चंगेज खान को हराया है, जिसने एडोल्फ हिटलर को हराया है। तो रूस से कोई अकेले नहीं लड़ सकता। आज भी देख लो, सारा नेटो एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ और अकेला रूस एक तरफ। आज भी लड़ रहा है, चौड़े में खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, ये लोग जबरदस्ती नेटो में भर्ती होने के लिए और यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए जबरदस्ती पेपर भर देते हैं, रूस के बार बार मना करने के बावजूद भी। वैसे नेटो और यूरोपियन यूनियन का रूल ये है कि देश जो है डेमोक्रेटिक होना चाहिए, देश में किसी तरह की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे नियम। उन नियमों को ताक पे रख के नेटो ने इनकी यूक्रेन की जो एप्लीकेशन थी उस पर काम करना शुरू कर दिया कि ठीक है, हम अब आपको उसका पार्ट बनाएंगे, नेटो का पार्ट बनाएंगे। अब नेटो का पार्ट यूक्रेन अगर बन जाता है तो इसका सीधा सीधा सिंपल सा असर ये होना था कि नेटो की जो फौज है, यानी कि जो अमेरिकी फौज है, वो बिल्कुल रशिया की मतलब आप मान के चलो गोदी में आके बैठ जाएगी। आसान शब्दों में अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि आप मान लो कल के दिन बांग्लादेश के किसी बॉर्डर एरिया में चाइना की फौज आके बैठ जाए जो हमारी दुश्मन है, तो हम लोग भी तो रिएक्ट करेंगे ना कि भाई तू हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, तू चाइना की फौज को अपनी गोदी में क्यों बिठा रहा है? ये तो कल को हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हम पे हमला कर देंगे, एकदम से बिल्कुल बगल में आ जाएंगे। ऐसा ही यूक्रेन को भी रशिया ने कहा कि यार तू अमेरिकी फौज को यहाँ क्यों बुला रहा है, हमारे बीच में तो कोई झगड़ा है ही नहीं, हम तो सिर्फ अपने लैंग्वेज वाली बात कर रहे हैं ना, तुम हमारे बंदों को मत दबाओ। यूक्रेन माना नहीं। जब यूक्रेन माना नहीं तो नेटो में शामिल होने से जस्ट पहले ही रूसी सरकार ने आदेश दिया अपनी फौज को कि अब आप यूक्रेन में जाओ और यूक्रेन को डीमिलिटराइज करो। मैं आपको फिर से बता दूं, रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया है। अगर रूसी फौज किसी देश पर हमला करेगी ना, रूस के जो जहाज है ना, अगर आपकी फैमिली में कोई फौजी है, स्पेशली अगर कोई फौजी अफसर है, जैसे कर्नल हो, मेजर हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, उससे एक बारी पूछना कि रूसी फौज क्या चीज है, वो आपको बता देगा अच्छे से। रूसी फौज अगर फुल फ्लेज हमले पर उतर आई ना, तो मुश्किल से 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में पूरा कब्रिस्तान बना डालेगी रूसी फौज। उनके पास ऐसे ऐसे जहाज हैं, ऐसे ऐसे टैंक्स हैं, ऐसे ऐसे हथियार है ना, 3 महीने में पूरा का पूरा यूक्रेन साफ कर देंगे और कब्रिस्तान बना देंगे। लेकिन उन्होंने फुल फ्लेज हमला नहीं किया है अभी तक। बेसिकली रूसी फौज अभी अंदर गई है और यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर रही है। डीमिलिटराइज मतलब कि यार तुम अपनी मिलिट्री पर काबू रखो, क्योंकि नाजी आर्मी बनाने की जरूरत नहीं है। जो हिटलर ने किया था ना, धीरे 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 करके नाजी आर्मी बनाई और उसके बाद करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेवार बना। ऐसा ही यूक्रेन कर रहा था। तो रूस ने उसको रोकने के लिए अपनी फौज को अंदर भेजा, जिसको नाम दिया गया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जो रूस का ऑफिशियल नाम है इस परिस्थिति में, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें सिर्फ मिलिट्री जाके यूक्रेन की सेना को डीमिलिटराइज कर रही है और नियो नाजीज को औकात में ला रही है वापस कि बेटा रेसिज्म नहीं चलेगा, अब ये नया जमाना है, ये 1945 नहीं है। तो वेस्ट ने क्या किया, वेस्ट ने यूक्रेन को फंड करना शुरू किया। अब यूक्रेन को एग्जांपल के लिए अमेरिका पैसा देता है, अमेरिका देता है जी $500 मिलियन हमने यूक्रेन को दे दिए। अब वो $500 मिलियन किसके हैं? बाइडेन अपने बैंक अकाउंट से थोड़ी यूपीआई कर रहा है उनको पैसे, बाइडेन के बाप के पैसे थोड़ी ना है वो पैसे अमेरिकी जनता के टैक्स के पैसे हैं, राइट? जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि यार हमारा टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, ऐसी अमेरिकी जनता भी बोलती है कि भैया हमारे टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, हम दिन रात मेहनत करके टैक्स देते हैं, तुम उस टैक्स के पैसे को किसी जंग में लगा रहे हो, वो भी बिना मतलब की जंग में, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बेतुकी जंग है, बिना मतलब की जंग है।
अब होता क्या है, ये बेसिकली धंधा है, मैं आपको कैसे बताऊं। उधर से $500 मिलियन अमेरिकी सरकार ने यूक्रेन के सरकार को दिए, इधर से यूक्रेनी सरकार ने उसी $500 मिलियन के अमेरिकी हथियारों की कंपनी से हथियार खरीद लिए, राइट। मतलब अमेरिकी टैक्स का पैसा पहले यूक्रेन के बैंक अकाउंट में आया, फिर यूक्रेन के बैंक अकाउंट से वापस अमेरिकी हथियारों की कंपनी के अकाउंट में चला गया। इसके बीच में कमीशन भी चलता होगा। अब ये वाला खेला तो हम इंडियंस को अच्छे से पता है कमीशन क्या होती है, करप्शन तो हमसे बेटर कौन जानता है। अब यहाँ पे जेलेंस्की के अकाउंट में भी बढ़िया पैसा जाता होगा, स्विस बैंक में, दुबई में, सिंगापुर में, राइट। ऐसे ही जो जेलेंस्की के जनरल्स हैं उनके अकाउंटों में भी पैसा जाता होगा। आफ्टर ऑल नुकसान किसको हुआ? यूक्रेन की आम जनता को। कुल मिला के इन सब चीज़ों की वजह से ये जो जंग है ये लंबी खिंचती जा रही है। इसका कोई मतलब नहीं है और कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखना कल के दिन यूक्रेन से जेलेंस्की अपनी पूरी फैमिली लेके अमेरिका चला जाएगा, अमेरिका में शरण ले लेगा, अमेरिकी नागरिक बन जाएगा। उसने अमेरिका से मिलने वाली एड में इतना पैसा दबा लिया होगा कि उसकी 7 पुश्तें बैठ के खा लेगी। अब उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसने रूस के साथ पंगा लेकर बिना मतलब में पूरा यूक्रेन देश तबाह कर दिया, चौपट कर दिया। आप इमेजिन करो अब इस देश को रिकवर होने में कितना समय लगेगा। और कल के दिन अगर चलो मान लेते हैं कल के दिन यूक्रेन में से रूस की फ़ौज बाहर आ जाती है, तो भी क्या यूक्रेन में अब कुछ बचा होगा? वैसे ही वहाँ पे कुछ नहीं था। आपने आज तक सुना है कि इन 15 देशों ने आज तक अपने पूरे करियर में कुछ किया हो? कोई ऐसी कंपनी कुछ हो? जैसे जापान को हम क्यों जानते हैं, टोयोटा, मित्सुबिशी, सोनी, इन सब ब्रांड्स की वजह से जानते हैं, राइट। अमेरिका को हम क्यों जानते हैं, मैकडोनल्ड्स, लीवाइस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी वजह से जानते हैं। जर्मनी को हम क्यों जानते हैं, मर्सिडीज, फोक्सवैगन, इन सब वजहों से जानते हैं। इंडिया को हम क्यों जानते हैं, कल्चर की वजह से जानते हैं, टाटा की वजह से जानते हैं, महिंद्रा की वजह से जानते हैं, इसरो की वजह से जानते हैं। ऐसे ही हर देश ने कुछ ना कुछ किया है, जबकि इन सोवियत यूनियन के 15 देशों ने कुछ नहीं उखाड़ा आज तक। ये गरीब के गरीब, भूखे नंगे के भूखे नंगे ही हैं। इनके लीडर सारे के सारे चोर हैं, करप्ट हैं, अपना पैसा निकालते हैं और जाके लंदन में दबा देते हैं पैसा। जनता को कुछ नहीं मिलता। जनता यहाँ की भूखी नंगी है। गाड़ियों की हालत देखो, बाबा आदम के ज़माने की गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पर। मैंने आपको दिखाई ना कितनी गाड़ियाँ सोवियत यूनियन के ट्रक चल रहे हैं। ये पुरानी कचाड़ा गाड़ियाँ चल रही हैं। गरीबी भूखमरी है यहाँ पर, खाने को नहीं है। ये हर देश का हाल है ईस्टर्न यूरोप में। तो बेसिकली जो जंग होती है ना, ये जंग 2 देशों के बीच में नहीं होती है, 2 आइडियोलॉजीज के बीच में होती है। ये बाइडेन वर्सेस पुतिन जंग है, जेलेंस्की वर्सेस पुतिन नहीं है। जेलेंस्की की कोई औकात ही नहीं है पुतिन के सामने। और ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक अमेरिका में सरकार नहीं बदल जाती, और जब तक रूसी फौज यूक्रेन की फौज को डिमिलिटराइज नहीं कर देती। और यूक्रेन की फौज सिर्फ तब तक ही चल रही है जब तक अमेरिका से पैसा आ रहा है। जिस दिन अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया, यूक्रेन की फौज सरेंडर कर देगी, क्योंकि उनके पास ना लड़ने के लिए हथियार है, ना लड़ने के लिए बंदे हैं, ना पैसा है। और जंग में पैसा चाहिए भाई। मैं बार बार क्यों ये बात बोलता हूँ कि चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया। अब जाके मोदी सरकार आई है जो थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है, उसमें भी हमारे लोग उंगली कर देते हैं कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। भाई चाइना ना बहुत आगे निकल चुका है हमसे पैसों में। चाइना के बैंक अकाउंट में ना हमारे से अरबों खरबों गुना ज़्यादा पैसा है। और जंग में ना पैसा चाहिए होता है, क्योंकि हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। AK-47 की एक गोली ना 75 रुपए की आती है, और जब एक बर्स्ट 3 सेकंड में एक बर्स्ट खत्म हो जाता है, आप हिसाब लगाओ कितनी गोलियां चाहिए। ये चीजें जो है ना, ये जो जियोपॉलिटिक्स है ना, इसको ना दोनों तरफ से समझना जरूरी होता है। हमारी जो इंडियन मीडिया हमें दिखाती है ना, वो सिर्फ एक तरफा दिखाती है। BBC और अल जजीरा का कॉपी पेस्ट। BBC और अल जजीरा तो वो सच थोड़ी दिखाते हैं। अगर आपको सच देखना है, आप रशिया आओ, आप रशिया के आसपास के क्षेत्र में घूमो, आप रशिया के चैनल्स को भी देखो ट्रांसलेट करके। अब रशियंस के साथ सारी प्रॉब्लम ही है कि रशियन के अलावा और कोई भाषा नहीं बोलते, इसलिए दुनिया को उनकी बात ही नहीं पता चलती कि क्या चल रहा है। जेलेंस्की इंग्लिश में रो देता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। पुतिन सिर्फ रशियन भाषा बोलते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। आपको अगर जेन्युइनली बात जाननी है ना कि यूक्रेन और रूस की जंग क्यों हुई, क्या वैलिड रीजन है, क्यों एक्चुअल में ये जंग हो रही है, तो आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, वेस्ट की भी और रूस की भी, कि क्यों जंग हुई है। रूस का कहना सिर्फ इतना है कि तुम हमारे लोगों को दबाओ मत। अब कल के दिन मैं कह रहा हूँ ना, अगर बांग्लादेश हिंदुओं को मारता है, जो कि मार भी रहा है, पाकिस्तान ने तो सारे हिंदू मार ही दिए, अगर कल के दिन बांग्लादेश हिंदुओं को मारता है तो हमारी फौज
ये हमारी सरकार भी तो एक्शन लेगी ना। अभी हम CAA NRC क्यों ला रहे हैं? इसीलिए तो ला रहे हैं कि उन देशों में जो हमारे भाइयों के साथ बुरा हो रहा है, बुरा बर्ताव हो रहा है, हम उनको बचाएं, उनको वापस लाएं। यही काम रूस ने किया अपने लोगों को यूक्रेन से बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए। तो क्या गलत किया? मैं तो भाई पूरी तरह से रूसी सरकार के समर्थन में हूँ और रूस के साथ खड़ा हूँ इस जंग में, और जैसे मेरा देश भी खड़ा है। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये बात अच्छे से जानती है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि हमारी मोदी सरकार ने, रूस का विरोध नहीं किया था इस जंग में। विरोध ना करने का मतलब साथ में खड़ा होना ही होता है, क्योंकि भारतीय सरकार को भी पता है कि हमारा दोस्त जाट है, रूस है, और हमारे साथ जब ये बुरे वक्त में खड़ा था तो हम भी इसके साथ बुरे वक्त में खड़े हैं। बस मेरा कहना यही है कि आप अपने मन में ना रशिया को लेकर नेगेटिव परसेप्शन मत बनाना। रशिया हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, बल्कि मैं कहूँगा, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहा। आज की तारीख में हमें रूस के साथ खड़े होने की जरूरत है, और हम खड़े भी हैं, हमारी सरकार तो खड़ी है। हम भारतीय नागरिकों को भी खड़ा होने की जरूरत है। मैं इन्वाइट करूँगा सारे इंडियंस को कि आप रूस आओ घूमने के लिए, आप रूस आओ पढ़ाई करने के लिए, आप रूस आओ रूसी कल्चर, रूसी भाषा सीखने के लिए, और जितना हो सके रूस को सपोर्ट करो। आप अगर एज अ टूरिस्ट रशिया आओगे ना, तो आप 2 पैसा यहाँ देकर जाओगे, रूस को मदद होएगी। हम यही मदद कर सकते हैं यार, और तो हम हथियार तो दे नहीं सकते, इनके पास हथियार तो है ही हैं, तेल भी नहीं दे सकते, तेल भी इनके पास है। तो हमें ना, जब ये जाट भाई हमारा दोस्त हमारे साथ खड़ा था 1971 की जंग में, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपने जाट भाई के साथ खड़े हो जाएं। तो मेरा कहना ये है कि आप रशिया आओ घूमने, रशिया आओ पढ़ाई करने, रशिया में आकर हो सके तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप लोगों के पास पैसा है, प्रॉपर्टी खरीदो, यहाँ पर बिजनेसेस स्टार्ट करो। मैं बार बार बोलता हूँ आनंद महिंद्रा जी को, टाटा को, कि रशिया आओ यार, यहाँ पे पैसा डालो भाई, इतनी बड़ी मार्केट है, तुम लोग यहाँ देखते ही नहीं हो। तुम्हें अमेरिका 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 में घुसने की लगी रहती है, जहाँ ना तुम्हारी इज्जत है, ना तुम्हारा पैसा बनता है, ना तुम्हारा धंधा होता है। तुमने रॉक्स जैसी गाड़ी वहां पर चला रखी है महिंद्रा ने, तुम रशिया में क्यों नहीं लेके आते? रशिया ना, हमारे रशियंस हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें इज्जत देते हैं यार। अमेरिकी हमें कुत्ते की औकात नहीं देते। और अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो मेरी ये बात आनंद महिंद्रा तक पहुंचा सकता है, तो भाई मैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा प्रोसेस, सब कुछ अरेंज करके दूंगा। बस यहाँ पे एक महिंद्रा का प्लांट लगा दो, फिर देखो महिंद्रा की गाड़ियाँ कैसे बिकती हैं। हमारी बोलेरो, हमारी थार, हमारी स्कॉर्पियो है ना, कोहराम मचा देगी, कोहराम रशियन मार्केट में। चाइनीज कचरा खरीद रहे हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि मजबूरी है, बड़ी गाड़ी चाहिए और है नहीं कोई। अगर हमारे ब्रांड्स यहाँ आ जाएंगे, 2 पैसा ही कमाएंगे यार, वो पैसा प्रॉफिट बन के इंडिया जाएगा, इंडिया की भी तरक्की होगी, हमारे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। अगर महिंद्रा जैसा, टाटा जैसा बड़ा ब्रांड यहाँ आएगा, फैक्ट्री खोलेगा, तो इंजीनियर्स को जॉब मिलेगी, ड्राइवर्स को जॉब मिलेगी, क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स को जॉब मिलेगी, सर्विस सेंटर्स खुलेंगे, बहुत तरक्की होगी यार। 44-45 करोड़ पॉपुलेशन है रशिया की, और सिर्फ रशिया नहीं है, जो ये बाकी के 15 देश मैंने आपको बताया ना, सोवियत यूनियन से अलग हुए, ईस्टर्न यूरोप के, और ये मुसलमान देश जो हैं, सारे देश में भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। इन देशों में भी हमारी गाड़ियाँ बिकेंगी। पता नहीं क्यों हमारी जो महिंद्रा और टाटा है वो देखते ही नहीं इस तरफ, जबकि इतना बड़ा मार्केट है। तो भाई मेरा कहना सिर्फ इतना है कि रूस यूक्रेन जो जंग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल जंग है, और इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसने सिर्फ इतना किया कि ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों को बर्बाद कर दिया भाई, टोटल बर्बाद कर दिया, और कुछ भी नहीं निकलेगा इस जंग का, देख लेना आप। ये या तो ऐसे ही चलती रहेगी सीरिया वाली जंग की तरह 10-20 साल, या फिर ये जंग बिना किसी मतलब के खत्म हो जाएगी, जिस दिन या तो ज़ेलेंस्की को टपका देंगे, या फिर ज़ेलेंस्की भाग जाएगा देश छोड़कर। चलो, ऐसे तो मैं बोलता ही रहूँगा, शाम हो जाएगी। बस अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि रूस हमारा दोस्त है। आप अपने दिमाग में रूस के लिए नेगेटिव परसेप्शन मत बनाओ। ये हमारा भाई है जिसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने भाई का, अपने जाट दोस्त का, उसके बुरे वक्त में साथ दें। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ फिर से, आप रशिया आओ, रशिया में इन्वेस्टमेंट करो, घर खरीदो, बिजनेसेस स्टार्ट करो, प्रॉपर्टीज़ खरीदो, रेस्टोरेंट्स खोलो, जो भी आप करना चाहते हो आप आओ रशिया। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, आप मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपके लिए ट्रांसलेटर अरेंज कर दूंगा, सस्ते से सस्ता ट्रांसलेटर अरेंज कर दूंगा। जो भी मेरे तरफ से हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज है भारतीय नागरिक होने के नाते कि मैं अपने दोस्त रशिया के लिए कुछ करूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद।